नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चीन में सियासी संकट की बड़ी आहट। शी जिनपिंग की नजरबंदी के बीच चीन में तख्ता पलट, शी जिनपिंग की हत्या की भी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को लगाई लताड़, चीन को भी दिया करारा जवाब। कहा, भारत शांति का पक्षधर, आतंकवाद नहीं बर्दाश्त। मिशन 2024 को लेकर विपक्ष का शंखनाद। हरियाणा में एक मंच पर दिखे नीतीश, शरद, बादल और येचुरी, ममता बनर्जी रही गायब। अकेले अपने दम पर 2024 में मोदी के खिलाफ उतरने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने दे दिए संकेत। कोलकाता में खुला आपका कार्यालय। पीएफआई पर दिखा विपक्षी प्रेम। दिग्विजय सिंह ने पीएफआई, आरएसएस और वीएचपी को बताया एक ही थाली के चट्टे बट्टे। पीएफआई के नारों के समर्थन में आए शिवानंद तिवारी, दिया विवादित बयान। आज की सबसे पहली खबर में बात चीन की करेंगे, क्योंकि चीन में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर इन दिनों कई तरह की खबरें सामने आ रही है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। खबरें यह भी है कि उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। जनरल ली क्याओमिंग के राष्ट्रपति बनने की चर्चा है। खबरें कई चौंकाने वाली है। हालांकि अभी तक इन खबरों को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय, सरकारी चीनी मीडिया की तरफ से किसी भी प्रकार का खंडन नहीं किया गया। पर यह सच जरूर है कि चीन में बड़ा सियासी संकट है। डॉक्टर साहब, चीन में सियासी संकट की खबर आ रही है, लेकिन विदेशी मंत्रालय की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा? देखिए, अभी तक जो खबर इस संदर्भ में आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि अफवाह है। ये अफवाह है, इसकी वजह चीन की सरकार है। 36 घंटे हो गए, इतनी बड़ी खबर कि एक सुपर पावर और एक इतना बड़ा मुल्क, उसके राष्ट्रपति को नजरबंद कर दिया गया हो और ना तो उसकी कोई तस्वीर आ रही, ना तो कोई कंफर्मेशन आ रहा, ना कोई डिनायल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो धुआं उड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो जल रहा है। अब जो सबूत सामने आ रहे हैं कि अचानक से सेना का मूवमेंट बीजिंग की तरफ, फ्लाइट्स का कैंसलेशन होना, 60% फ्लाइट्स जो हैं वो बीजिंग के लिए उसे कैंसिल कर दिया गया। और तो और कुछ तस्वीरें सामने आई कि जिस आर्मी कमांडर को, जिस आर्मी ऑफिसर को शी जिनपिंग ने बर्खास्त कर दिया था, वो सबसे टॉप लेवल की मीटिंग में बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है। तो लोग तो सवाल करेंगे कि भाई क्या बात है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन हैं, जो हर छोटी छोटी बातों के ऊपर दिन भर में कम से कम 10 ट्वीट किया करते हैं, पिछले 24 घंटे से उनके ट्वीट्स आने बंद हो गए। तो इसका मतलब है कि जो खबरें, जिसे अफवाह बताया जा रहा है, ये पूरी तरीके से अफवाह नहीं है। कुछ न कुछ बीजिंग के अंदर ऐसा जरूर हो रहा है जिसके बारे में चीन दुनिया से छिपाना चाह रहा है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आना क्या अफवाहों पर मुहर लगाता है? बिल्कुल, बिना इसके तो कोई डिनाइल अगर होगा तो वो चीन की तरफ से ही आना चाहिए। अगर डिनाइल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इस खबर में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। जी, आज की दूसरी खबर में बात यूएनजीए में भारत के दहाड़ की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को खूब लताड़ा। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुल्कों और आतंकियों को बचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जयशंकर ने इस मंच से दुनिया को बताया कि भारत एक देश के तौर पर उस स्थिति में आ चुका है जहां वो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को आसानी से उठाने में सक्षम है। यूएनजीए में एस जयशंकर की दहाड़ क्या मैसेज दे रहा है चीन और पाकिस्तान को? पहले तो
विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को बहुत बहुत बधाई। जिस लेवल का डिस्कशन, जिस लेवल का भाषण उन्होंने दिया वो काबिल तारीफ है। ऐसा लग रहा था कि कोई स्टेट्समैन वहाँ भाषण दे रहा है। लेकिन जो सबसे रिमार्केबल बातें हुई वो पाकिस्तान और चीन को एक साथ लपेट लेना। हिंदुस्तान अब तक यूएनजीए में जो जनरल असेंबली में जो भाषण होता रहा है उसमें हम पाकिस्तान को, कश्मीर को लेकर के और इधर उधर की बातें हम करते रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार इतनी हिम्मत दिखाती है कि वो चीन के खिलाफ भी बयान देने में झिझकती नहीं है। एक चीन एक अलग किस्म की खबर से उलझा पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ चीन को जिस तरीके से जयशंकर साहब ने एक्सपोज किया, क्योंकि हाल में ही एक पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी, जो चीन हमेशा करता रहा है कि पाकिस्तान का कोई आतंकी है जिसके ऊपर ग्लोबल बैन लगाने की आवश्यकता होती है या उसका नाम लिस्ट में डालने की ज़रूरत होती है, चीन हमेशा इन आतंकवादियों के साथ खड़ा नज़र आता है। और इसलिए ये जो लताड़ पड़ी है वो बताता है कि हिंदुस्तान चीन के सामने अब घुटने टेकने को तैयार नहीं है। बहुत डिप्लोमेसी हो गई, अब स्ट्रेट टॉक करना चाहता है हिंदुस्तान। आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट का संदेश दूर तक जाएगा? बिल्कुल जाना चाहिए भी, क्योंकि ये चीन की जो डबल स्पीक है, ये दोहरापन जो है वो एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। जी, आज की तीसरी खबर विपक्षी एकता से जुड़ी, जिसका शंखनाद आज हो चुका है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष लामबंद होना शुरू हो गया। हरियाणा के फतेहाबाद में आज इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो की बड़ी रैली आयोजित की गई। पूर्व उप प्रधानमंत्री और इनेलो के संस्थापक चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार, शिवसेना के अरविंद सावंत, सुखबीर बादल, सीताराम येचुरी से लेकर कई बड़े विपक्ष के नेता नजर आए। पर विपक्ष को एकजुट करने की इस मुहिम से कई बड़े नेता ने किनारा भी कर लिया। आज हरियाणा में विपक्षी एकता का जो शंखनाद हुआ है उसमें ममता, केजरीवाल ये सब क्यों नहीं नजर आए? देखिए, नीतीश कुमार शंखनाद करने के लिए तो गए थे और शंख में हवा भी उन्होंने फूंकने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वो पूरी तरीके से फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां जितने भी लोग नजर आ रहे थे ये सब थके हारे रिटायर्ड लोग। ये नीतीश कुमार अकेले चुनाव उन्होंने 2014 में लड़ा था, 2 सीटें आई थी, यही इनकी हैसियत है। और 2014 में भी इसी तरीके से आप ये समझिए कि थर्ड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट के नाम से इस बार फतेहाबाद में हुआ। उस वक्त वो जींद में हुआ था 2013 में, जब ये लोग नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें तो और भी बड़े बड़े लोग आए थे, देवगौड़ा आए थे, बादल साहब सीनियर वो भी आए थे, तो कई सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। लेकिन विपक्षी एकता की अगर बात करें तो जो मेजर प्लेयर्स हैं, जैसे केसीआर को आना था, नहीं आए, स्टालिन को आना था, नहीं आए, उद्धव ठाकरे का नाम था, नहीं आए, ममता बनर्जी का नाम था, ममता बनर्जी ने कहा कि इस बकवास में जाने की जरूरत ही नहीं है। आज नीतीश कुमार जो योजना लेकर वो शंखनाद की कोशिश कर रहे थे वो औंधे मुंह गिर गया, क्योंकि इसमें वो तमाम दल पहुंचे जो अपने अपने टर्फ पे हार चुके हैं, साइड लाइन हो चुके हैं। तो ये तमाम जो कहते हैं फेलियर्स, लूजर्स की जमात थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब नीतीश कुमार की मेहनत रंग नहीं लाई? कोई मेहनत वो उन्होंने की ही नहीं, इसलिए कोई रंग की कोई उसका कोई ये भी नहीं था। जी, तो एक तरफ हरियाणा से विपक्षी एकता की हुंकार भरी गई तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एकला चलो का संदेश दिया है। अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव के लिए पिच तैयार कर ली है। साथ ही एक बड़ा संकेत दिया है कि विपक्ष के किसी गठजोड़ में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है। मतलब 2024 को चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी अब पश्चिम बंगाल में भी अपना पैर पसारने की कवायद शुरू कर चुकी है। दक्षिण
दक्षिण कोलकाता के कालिकापुर में आम आदमी पार्टी का कार्यालय खोला गया है। एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है, रैलियां की जा रही है, पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अकेले चलेंगे। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता आ रहा हूं, कैपिटल टीवी के दर्शक इस बात को मान रहे थे कि ये जो विपक्षी एकता की जो बात ये लोग करते हैं, इसके अंदर इतना ज़्यादा कंट्रडिक्शन है कि वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। कोई मूर्ख ही ये बात कह सकता है कि फतेहाबाद में जहाँ स्टेज सजी हो वहाँ सीताराम येचुरी भी होंगे और ममता बनर्जी भी आ जाएंगी। वहाँ पे ममता बनर्जी और येचुरी दोनों होंगे और वहाँ कांग्रेस भी आ जाएगी। ये इम्पॉसिबल प्रिपोजिशन है और इस चीज़ को अच्छी तरीके से केजरीवाल ने समझा है कि उधर नहीं जाने का। अगर आप उधर गए तो आपकी भी गिनती उन्हीं जिसको कह सकते हैं कि रिटायर्ड लीडर्स में आपकी गिनती हो जाएगी। और इसीलिए केजरीवाल ने आज ये कह दिया कि मैं तो अकेला लड़ूंगा, अकेला चलूंगा। ये प्रधानमंत्री मोदी और 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा में, उसमें जो बीजेपी का जो विजय रथ है, उनके लिए आज बहुत अच्छी खबर आई है। अब क्या हो गया, एक तो नीतीश कुमार और उनका गैंग अलग, कांग्रेस पार्टी यात्रा कर रही है वो अलग, केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि वो अलग, और केजरीवाल ने ये भी कह दिया कि हम ममता के साथ भी नहीं हैं, ममता के खिलाफ उसने ऑफिस खोलकर ये संकेत दे दिया कि बंगाल में वो ममता बनर्जी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ वो अपनी मुहिम शुरू करने वाले हैं। मतलब अभी चुनाव बहुत दूर है, आपस में ही सारे विपक्ष के लीडर्स लड़ मर कर अपने अपने रास्ते निकल पड़े। क्या अरविंद केजरीवाल का अगला डेस्टिनेशन पश्चिम बंगाल होगा? अरविंद केजरीवाल के लिए बंगाल में पैर जमाना बहुत ही मुश्किल होगा। जी, तो आज की आखिरी खबर में बात करेंगे पीएफआई पर विपक्षी प्रेम की। पीएफआई हिंदुस्तान का खाकर हिंदुस्तान के खिलाफ ही एजेंडा चला रहा है। पीएफआई का सारा एजेंडा एक्सपोज हो चुका है, पर ऐसे में कई नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं और कुछ ऊट-पटांग बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएफआई से आरएसएस और वीएचपी की तुलना की है, तो पीएफआई के नारों के समर्थन में शिवानंद तिवारी उतर आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर कहा है कि ये उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका है। एक तरफ पीएफआई का एजेंडा हर दिन एक्सपोज हो रहा है, पर ये कैसे नेता है कि पीएफआई के समर्थन में या उसको लेकर ऊट-पटांग बयान दे रहे हैं? देखिए, पीएफआई आउटराइटली एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके साथ खड़ा कौन हो रहा है? कांग्रेस पार्टी। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा कि आरएसएस और पीएफआई एक जैसा है, तो आरएसएस की बैन की मांग ये करते करते उम्र गुजार दी दिग्विजय सिंह ने। क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि जो बातें आप आरएसएस के लिए कहते हो, जो आरएसएस के बैन के बारे में जो आप मांग रखते हो, वही बात आप पीएफआई के लिए कह सकते हो? अगर आप में हिम्मत है और राजनीतिक ईमानदारी है जरा सा भी, तो आपको यह भी कहना चाहिए कि आरएसएस को भी बैन करो, पीएफआई को भी बैन करो। क्या आप कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? अगर आपने पीएफआई के बैन के बारे में अगर आपने कुछ कह दिया, राहुल गांधी कान पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि वायनाड में जीतने के लिए राहुल गांधी को पीएफआई की जरूरत पड़ती है। और ये दिग्विजय सिंह तो एंटी हिंदू व्यक्ति तो ये शुरू से रहा है। मुंबई में धमाके होते हैं तो ये अजीत बर्नी की किताब इनॉग्रेट करने पहुंच जाता है और कहता है कि जो बॉम्बे में धमाके हुए वो आरएसएस की साजिश थी। ये तो बेशर्म व्यक्ति है। ये हाफिज सईद जी, ओसामा बिन लादेन जी, और तो और ये जो आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाला, उसको तैयार करने वाले जो मशीन जाकिर नायक की थी, जाकिर नायक को ये शांति दूत कहता है, उसके पैर छूता है। तो ये इस तरह के गिरे हुए और जिसको कह सकते हैं कि बेशर्म किस्म के नेताओं के बारे में जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना आवाज के विस्फोट कर दिया शिवानंद तिवारी ने। उन्होंने कहा ये जो पीएफआई वाले जो पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, ये ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे विरोध का एक तरीका है, विरोध का तरीका है शिवानंद तिवारी।
दिमाग इन लोगों का कहीं और फंस गया है, धस गया है। इन लोगों ने देश में देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ खड़ा होकर ये बताया है कि इन्हें देश नहीं, अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी और अगला चुनाव और वोट बैंक की राजनीति ज्यादा पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।